Good morning, everyone. Good morning. Good afternoon, sir. It's morning, dear. It's 11 only. Good morning, sir. Until Good morning, 12, sir. it is good morning. Good morning, everyone. Good So, morning. कल जहां हमने छोड़ा था, उसे आगे आज हम इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, और उसमें पढ़ने का जो आज हमारा मकसद है, वो हाउस होल्ड, फैमिली एंड हाउस होल्ड टॉपिक हम देख रहे हैं। और उसमें कल हमने हाउस होल्ड को देखा था, और आज हम जो देखेंगे वो हमारा रहेगा कि टाइप्स ऑफ हाउस होल्ड, टाइप ऑफ फैमिली एज पर हाउस होल्ड, जो कल हमने आपसे बात की थी। कल हमने आपसे बात की थी कि 3 प्रकार की फैमिलीज रहती हैं हाउस होल्ड के मुताबिक। 3 प्रकार का रहता है, वो हमने कल देखने की, आपको बताने की कोशिश की थी। सो आज वो 3 प्रकार जो थे, द स्टेम फैमिली थी नंबर 1, नंबर 2 लीनियल फैमिली थी, और नंबर 4 था एक्सटेंडेड फैमिली थी। आज सबसे पहले हम उन्हीं के बारे में, तीनों प्रकारों के बारे में बातचीत करेंगे डिटेल में। और कल क्लास को खत्म करने से पहले मैंने व्हाट्सएप पे 2 इमेजेस आपको भेजी थी। आई डू होप कि आपने उन इमेजेस को समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा, ध्यान से उसको देखा होगा। आपकी किताब में भी लिखा हुआ है। तो वो जो इमेजेस थी, उन इमेजेस का सहारा लेकर ही जो पहली प्रकार है फैमिली का हाउस होल्ड के मुताबिक, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो प्रकार है हाउस होल्ड का, दैट इज स्टेम फैमिली। स्टेम, STEM, स्टेम फैमिली। और स्टेम फैमिली का सिंपल शब्दों में अर्थ अगर हम देखने की कोशिश करें तो स्टेम फैमिली सिंपली मीन कि एक ऐसा परिवार जिसमें फैमिली ऑफ प्रोक्रेशन माने प्रजनन, जहां हमारा जहां हम पैदा होते हैं, जहां हमारा जन्म होता है, जहां हम पैदा होते हैं, जहां हमारा जन्म होता है, और उसमें जो भी बच्चे होंगे या जो भी उस फैमिली के मेंबर्स हैं, वो ईगो का मतलब यहाँ क्या है, जो करता है परिवार का, उसके साथ वो जुड़े रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो एक फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ फैमिली ऑफ प्रोक्रेशन, एक फैमिली ऑफ प्रोक्रेशन होता है और एक फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन होता है। प्रोक्रेशन जहां हम पैदा होते हैं, उसके सारे मेंबर, जहां हमारा प्रोक्रेशन माने प्रजनन जहां हमारा हुआ है, उसके सारे मेंबर। तो क्या डेफिनेशन बनेगी, फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ फैमिली ऑफ प्रोक्रेशन ऑफ वन मैरिड चाइल्ड linked with ego's family of orientation in common household is called as stem family। इसका मतलब क्या हो गया कि एक व्यक्ति विशेष जिसका कि एक परिवार में जिसका जन्म हुआ, उससे संबंधित जितने भी लोग हैं, चाहे वो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन के क्यों ना हो, वो उस परिवार या रादर स्टेम फैमिली में वो माने जाते हैं। तो इसमें देखने की कोशिश करें तो यहाँ क्या होगा, जो आपको डायग्राम हमने शेयर किया था जो राइट साइड में है, उस डायग्राम को देखने की कोशिश करें तो फैमिली ऑफ प्रोक्रेशन क्या हो जाएगा, फादर, और फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन क्या होगा, मदर, माँ, जहां से आई है, जहां से ओरिएंट हुआ है, जहां से आई है ममा। अब ममा का मतलब क्या हो गया कि वहां नाना भी, नानी भी, मामा भी, मामी भी, एफिनल हम जिसको बोलते हैं, वो सारे के सारे मेंबर। तो इसमें आपने देखा था एक फादर का किया हुआ था, एक मदर का किया हुआ था उस डायग्राम में। तो डायग्राम में फैमिली प्रोक्रेशन जो है, उसमें क्या हो जाएगा, ईगो के साथ उसका जुड़ाव रहना जरूरी है। ईगो का मतलब क्या हो गया, हेड ऑफ फैमिली में एक व्यक्ति विशेष का विवाह हुआ तो उसके अपने सगे संबंधी भी उसमें आएंगे, और जिनके साथ विवाह हुआ है उनके सगे संबंधी भी उसमें आएंगे, पर पहली लाइन, दोनों की पहली लाइन उसमें आएगी। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे यहां डायग्राम में आपने देखा होगा FA लिखा हुआ है, FA इंडिकेट फादर, फिर लिखा हुआ है MO इंडिकेट मदर। फादर ऊपर सबसे टॉप पे लिखा हुआ है फादर, और FA और MO लिखा हुआ है फादर और मदर। उसके बाद SO लिखा हुआ है, SO मैंने ब्रदर, SO मैंने सन,
SO सन को इंडिकेट करेगा, जिसका अब ईगो के साथ जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा। और फिर DA लिखा हुआ है, डॉटर, डॉटर, और इसका मतलब सिस्टर भी होगा और डॉटर। और उसके बाद WI लिखा हुआ है एक जगह, नीचे आके देखें तो WI लिखा हुआ है। WI का मतलब हो गया वाइफ, WI का मतलब वाइफ है। और फिर आ गया BRWI, इसका मतलब है वाइफ ऑफ ब्रदर। BRWI वाइफ ऑफ ब्रदर मैंने चाची या ताई, चाची या ताई, वाइफ ऑफ ब्रदर हो गया। और अब यहाँ क्या है, BRSO लिखा हुआ है, ये क्या हुआ, सन ऑफ ब्रदर, सन ऑफ ब्रदर, जिसको हम कजन बोलते हैं, हम चचेरा भाई, चचेरा भाई। तो इस तरह से पूरा का पूरा ये जो स्टेम फैमिली का जो डायग्राम आपके साथ शेयर किया था, वो पूरा का पूरा जो है वो एक वाइफ से लेकर, एक पापा से लेकर दोनों परिवारों को एक साथ रखने में जो हाउस होल्ड का जो वो है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉमन हाउस होल्ड में जो रहते हो, फैमिली ऑफ प्रोक्रेशन और फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन कॉमन हाउस होल्ड में रहते हो, तो उसे हम स्टेम फैमिली कहते हैं। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर हुआ? यस सर। सभी को हो गया? चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा लीनियल फैमिली है। लीनियन का मतलब क्या होता है, वंश, लीन, लीनेज हम जिसको बोलते हैं, वंश। अब इसमें क्या हो जाएगा, व्हेन फैमिली ऑफ प्रोक्रेशन ऑफ सेवरल मैरिड सिबलिंग्स, सिबलिंग्स क्या होता है, नातेदार, सेवरल मैरिड सिबलिंग, सेवरल माने अनेक नातेदार जिनके साथ विवाह हुआ है। When families of procreation of several married siblings are linked to other common family of orientation, common family of orientation, दोबारा से फिर रिपीट करूंगा, फैमिली ऑफ प्रोक्रेशन मैंने जहां हम जन्म, हमारा जन्म हुआ, और फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन मैंने जिनके साथ हमारा संबंध बना। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन हमारी चॉइस, उसमें हमारी कोई नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। हम किसी परिवार में पैदा हुए, उसे हमारी चॉइस नहीं, नहीं तो सब बोलते हैं हम राजा के घर में ही पैदा होते, हम राजा के घर में पैदा होते, ये सब की चॉइस होती। परंतु इट इज फैमिली ऑफ और प्रोक्रेशन है, तो इसमें हमारा कोई भी इसमें खासियत नहीं, हम जहां पैदा हुए वहीं ही होंगे या वहीं हो सकते हैं। परंतु जो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन वो हमारी चॉइस है, हमारा विवाह कहां होना है वो हमारी चॉइस है, उसको हम चूज कर सकते हैं, गरीब को भी कर सकते हैं, अमीर को भी कर सकते हैं, या अपने अंदर ऐसी दक्षता, ऐसी स्किल हम हासिल कर सकते हैं कि हम बहुत ऊंचे से ऊंची पदवी पे पहुंचकर, जिस मर्जी परिवार में पैदा हुए हों, परंतु ऊंची से ऊंची पदवी पर पहुंचकर हम एक अच्छी फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन का चुनाव हम कर सकते हैं। परंतु रिपीटिंग अगेन, फैमिली ऑफ प्रोक्रेशन में कोई भी चुनाव नहीं होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोबारा से डेफिनेशन आपके सामने रखने की, दोबारा से आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। दोबारा से आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं कि when families of procreation of several married siblings are linked to their common family of orientation, they constitute lineal family. They constitute lineal family. लिनियल फैमिली कैसे बनेगी, जब बहुत सारे लोग जो हैं, जितने भी लोग हैं फैमिली ऑफ प्रोक्रेशन में, उनका जो संबंध है फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन के साथ, जब वो लिंक होते हैं तो ये लिनियल फैमिली बनती है। इन सच फैमिली डिसॉल्व विद द डेथ ऑफ देयर पेरेंट्स, such family dissolve with the death of parents and may become literally extended family or split into nuclear families, or that can be illustrated, जो फोटो आपको बताई थी मैंने, जो एक लिंक शेयर किया था, वो स्प्लिट हो सकता है, जैसे जिसके साथ हमारा संबंध था। मान लो नाना थे, अगर वो एक्सपायर हो गए, नाना नानी हम बोलते हैं ना, या चंबयाली में ये बोला जाता है कि ननिहाल जो है वो नाना और नानी तक रहता है, और आगे फिर वो खत्म हो जाता है। तो फिर क्या शब्द यहाँ यूज किया गया है कि ये जो फैमिली, जो लिनियल फैमिली है, ये कब तक रहती है, जब तक जो फैमिली ऑफ प्रोक्रेशन में
सॉरी फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन में जब तक जो व्यक्ति है वो जिंदा है, जैसे ही उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद ये फैमिली जो है या तो एक्सटेंडेड फैमिली में कन्वर्ट हो जाती है या तो न्यूक्लियर फैमिली में एक्सटेंड हो जाती है। तो इसको डायग्राम में हम देखने की कोशिश करें। एक जो स्क्वायर टाइप में बनाया हुआ, सॉरी स्क्वायर नहीं, जो ट्रायंगुलर बनाया हुआ है, एक जो कल आपके साथ शेयर किया था, वो मेल को इंडिकेट करता है और एक सर्कल बनाया हुआ वो फीमेल को इंडिकेट कर रहा है। और उसमें जो तीन तरह की जो लिनन फैमिली बताई गई है, और उसमें पहले में जो है वो फीमेल को पहले बताया गया है और मेल को बाद में बताया हुआ है। पहले में फीमेल को पहले बताया है, फिर मेल को बाद में बताया है, और ऊपर से नीचे को जो ड्रैग किया हुआ है उसमें देखने की कोशिश अगर हम करें तो दूसरे में मेल पहले है, फीमेल बाद में है, तीसरे में भी फीमेल पहले और मेल बाद में है। तो फिर नीचे अगर इसके हम नीचे वाले लास्ट वाले ऐप पे आए तो वहां क्या दिखाया हुआ है, दो फीमेल है और एक, सॉरी दो मेल है और एक फीमेल है। और उसमें अगले वाला जो डायग्राम है उसमें ये बताया हुआ है, उसमें एक मेल है, दो फीमेल है, और तीसरे वाले लास्ट में बताया हुआ है कि दोनों के दोनों ही मेल हैं। तो ये इस तरह से ये लिनेज है, और इसमें वंश की बात जो है वो की जाती है, लिनेज की बात इसमें की जाती है। इसी तरह से जो अंतिम है इस श्रृंखला में वो है एक्सटेंडेड फैमिली, जिसको हम विस्तृत परिवार भी कहते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब सिंपल शब्दों में क्या होता है, ये जॉइंट फैमिली से अलग होती है। एक्सटेंडेड फैमिली को हमें जॉइंट फैमिली नहीं मानना चाहिए, ये जॉइंट फैमिली से अलग होती है। एक्सटेंडेड फैमिली जो है वो इज ए फैमिली वेयर 3 और मोर जनरेशन पीपल लिव टुगेदर। एक ऐसा परिवार जिसमें कि 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां, कम से कम 3 पीढ़ियों का इकट्ठा रहना बहुत जरूरी है। कम से कम 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां इकट्ठी रहती हो, लिव टुगेदर, एंड बोथ वर्टिकल एंड लिटरल एक्सटेंशंस, वर्टिकल भी और लिटरल भी, दोनों तरह का, ऊपर वाला भी और वो जो लेफ्ट या राइट वाला जो एक्सटेंशन है वो भी उनका हो। एक्सटेंशन हैविंग सिंगल लाइन ऑफ अथॉरिटी, अति महत्वपूर्ण चीज, सिंगल लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए। दादा हैं तो सिंगल लाइन, एक ही लाइन की अथॉरिटी हो, और चाहे वो कैसी होगी, चाहे वो पैट्रीलिनियल है अथॉरिटी, चाहे वो मैट्रीलिनियल है। पैट्रीलिनियल माने पितर वंशीय है, पिता की अथॉरिटी है या माता की अथॉरिटी है। और यहाँ एक चीज आपको बता दूं, जो पितृवंशीय जो पेट्रिकल सोसाइटीज होती हैं उसमें पितृवंशीय होती है, जैसे हमारे यहाँ पितृवंशीय है, जबकि एक और अथॉरिटी देखने को मिलती है जिसको मैट्रीलिनियल हम बोलते हैं, मातृवंशी बोलते हैं। मातृवंशी जो है वो किन्हीं ट्राइब्स में देखने को मिलता है, बल्कि जो मैक्सिमम जो है उसमें पैट्रीलिनियल ही हमें देखने को मिलेगा, पैट्रिकल सोसाइटी है। नॉट नेसेसरली विद सेट ऑफ, नॉट नेसेसरली ईट वन हर्थ कुक्ड फूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये यहाँ जॉइंट फैमिली अलग होती है। यहाँ एक चूल्हे में बना हुआ खाना ये खाए ये जरूरी नहीं है, जबकि संयुक्त परिवार में क्या है, एक छत के नीचे रहते हुए एक चूल्हे में बना हुआ खाना सब खाने चाहिए। यहाँ एक्सटेंडेड फैमिली में क्या होगा कि एक चूल्हे में बना हुआ खाना खाना यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। और नॉट इम्पोर्टेंटली कुक्ड, ईट वन हर्थ कुक्ड फूड, प्रैक्टिस कॉमन रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड परसू फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट फैमिली। और ये भी जरूरी नहीं है कि एक जैसे धार्मिक कृत्यों को वो फॉलो करते हों, जबकि जॉइंट फैमिली में क्या था कि एक छत के नीचे रहने वाले 3 पीढ़ियों से कम लोग जो कि एक चूल्हे में बना हुआ खाना खाते हैं, एक जैसे धार्मिक कृत्यों को फॉलो करते हैं, और उसमें कर्ता का जो है इंपॉर्टेंट रोल होता है, कर्ता की बात को माना जाता है। जबकि एक्सटेंडेड फैमिली में क्या होगा, उसमें एक लाइन होगी, लाइन ऑफ लिनेज दैट मे बी पैट्रीलिनियल और दैट मे बी मैट्रीलिनियल, लाइन ऑफ लिनेज होगी। परंतु उस लाइन ऑफ लिनेज में ये जरूरी नहीं है कि जो तीनों पीढ़ी के जो लोग हैं वो एक चूल्हे में बना हुआ खाना खाते हों, एक जैसे कॉमन जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उसको फॉलो करते हों, या जो जॉइंट फैमिली की जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको फॉलो करते हों, ये जरूरी नहीं है विस्तृत परिवार में, एक्सटेंडेड फैमिली में। जबकि
इस तरह से हम देखने की कोशिश करें तो ये जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है, individuals kindred as well as related to another in the same manner as it in joint family. इसमें रक्त मूलक और विवाह मूलक संबंधों का एक साथ होना जो है वो इतना जरूरी नहीं है जितना कि जॉइंट फैमिली में होता है। तो बहुत कम शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एक्सटेंडेड फैमिली जो होती है एक परिवार का एक तरह से एक विस्तृत परिवार है वो, पर उस विस्तृत परिवार में कर्ता का जो रोल है वो उतना नहीं होता है। सिर्फ एक ही शर्त है कि एक वंश वो होना चाहिए, एक वंश होना चाहिए, जैसे जिसको हम बोलते हैं गोत्री होना चाहिए। जैसे मान लो मैं अपने परिवार की अगर बात करूं तो मेरे दादा के 4 बेटे थे, आपको यहां समझ आ जाएगा। मेरे दादा के 4 बेटे थे, जब तक वो 4 बेटे साथ रहे तब तक वो जॉइंट फैमिली रही। दादा के 4 बेटों का ब्याह हुआ आगे, जब तक वो साथ रहे 3 पीढ़ियां, दादा, मेरे पापा और मैं, जब तक साथ रहे तब तक वो जॉइंट फैमिली थी, क्योंकि अथॉरिटी वहां दादा की थी। और मैंने पहले बात की, जैसे ही हेड ऑफ फैमिली एक्सपायर होता है, जैसे मेरे दादाजी एक्सपायर हुए तो 4 बच्चों को, जो 4 पुत्र थे, उनके अलग अलग 4 परिवार बन गए। 4 परिवार बन गए क्यों? क्योंकि वहां जो अथॉरिटी थी कर्ता की वो वहां डिसमिस हो गई, खत्म हो गई। अब 4 परिवार बन गए, अब यहाँ 4 कर्ता हो गए, 4 कर्ता हो गए। अब फिर एक मेरे जो ताऊ हैं उनका एक बेटा, मेरे चाचा हैं उनके 3 बेटे, और एक और मेरे ताऊ हैं उनका एक बेटा, और मैं अपने पापा का एक मैं बेटा। अब क्या हो गया, दादा एक थे, 4 हुए, 4 के बाद आगे और कितने हो गए, 3 और 2 5 और 1 6 लोग हो गए। तो जो 6 लोगों के अब जो परिवार बने हैं वो परिवार क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे एक्सटेंडेड फैमिली, वो कहलाएंगे विस्तृत परिवार। क्योंकि अब हमारे यहाँ जो अथॉरिटी है वो क्या है, अथॉरिटी किसकी है? अब अथॉरिटी मेरे दादा की नहीं है, मेरे पापा की अथॉरिटी है जो चल रही है, और मेरे पापा की जो अथॉरिटी है उस अथॉरिटी के बेस पर मेरा पूरा का पूरा परिवार चलता है। जब मेरा पूरा परिवार चलता है तो निस्संदेह इस परिवार में ना ही हम एक चूल्हे में बना हुआ खाना खाते हैं, सबके चूल्हे अलग अलग हैं, सबकी जमीनें अलग हैं, सबकी जमीनें अलग हैं, सबके चूल्हे अलग हैं। एक जो है वो पंचपीरी की पूजा करता है तो मैं मलमाता की पूजा करता हूँ, तीसरा जो है वो काली माता की पूजा करता है, तो चौथा जो है वो शिव जी की पूजा करता है। एवरीवन इज फ्री, देयर इज नथिंग कॉमन नाउ, नथिंग कॉमन एज फार एज रिलीजियस एडरेंस इज कंसर्न। वो भी कॉमन नहीं है, एक चूल्हे में बना हुआ खाना भी नहीं खाते हैं, और अब हम एक छत के नीचे भी नहीं रहते हैं, सबके अपने अपने घर हैं। परंतु जितने भी घर हैं वो सारे के सारे एक विस्तृत परिवार की कैटेगरी में आएंगे। चारों के चारों बच्चों के, दादाजी के 4 बेटों के घर अलग अलग हैं, फिर ताऊ के बेटों के भी घर अलग हो गए, चाचा के बेटों के भी घर अलग हो गए, चाचा के 3 बेटे, तीनों के घर अलग अलग हो गए। तो अब तीनों की अथॉरिटी, जो चाचा की अथॉरिटी थी वो खत्म हो गई, अब उनके बच्चों की अथॉरिटी आ गई, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज एक्सटेंडेड फैमिली। क्लियर टू एवरीवन? आप लोगों के घर में भी ऐसा ही होगा, जिनके बड़े परिवार हैं आप लोगों के घर में भी ऐसा ही होगा। और इस तरह से पूरा कैलकुलेट करें तो हमारे घर में कोई 30 मेंबर हैं एक्सटेंडेड फैमिली के, पूरे दादाजी के हमारे जो बच्चे थे उनके 30 मेंबर हैं आज हमारे घर में, और 20 बोर्ड है हमारे, 20 बोर्ड हैं, तो ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, ये एक्सटेंडेड फैमिली कहलाती है। क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर हो गया? ओके। इसके बाद जो सेकेंड जो इसका एस्पेक्ट है उसके ऊपर हम ध्यान देने की कोशिश करेंगे। हम ये देखेंगे कि फैमिली पैटर्न जो है आज के समय में हाउस होल्ड पर आधारित या किनशिप पर आधारित जो फैमिली पैटर्न जो है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, कैसे क्या क्या बदलाव आए हैं, उसको हम देखने की अगले भाग में इसको कोशिश करेंगे। तो इसको हम देखने की कोशिश करें तो जो सबसे ज्यादा जो कुठाराघात हुआ है जॉइंट फैमिली पे, या जो फैमिली एज ए बेसिक इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी, जो फंडामेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं सोसाइटी के, चाहे वो मैरिज है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो किनशिप है, इनमें जो चेंजेस आए हैं वो 18वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा देखे गए हैं। 18वीं शताब्दी में, और खास करके जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ उसने पूरे के पूरे इन बेसिक इंस्टीट्यूशंस को हमारे बदल दिया या पूरी तरह से प्रभावित किया। और जब बदला है, प्रभावित किया है,
तो ये इसमें ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ग्रेटर लेवल तक हमें देखने को मिली है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो कम्युनिकेशन और जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन जैसे विकसित हुए, उन्होंने सबसे ज्यादा रोल प्ले किया है। और उस रोल प्ले करने की वजह से आज जो हमारे अंदर एक जो फीलिंग है वो ह्यूमैनिटी वाली फीलिंग कम है, मानवतावादी मूल्य हमारे कम हुए हैं, और आज हमारे भौतिकवादी मूल्य हमारे ज्यादा बढ़ गए हैं। आज मेरे लिए मेरा बेटा ज्यादा मायने रखता है बजाय इसके कि मेरे माँ बाप। मेरे माँ बाप हो सकता है मेरे लिए मायने रखते हो, पर उतना नहीं जितना कि मेरे बच्चे जो अपने मेरे बच्चे हैं वो मेरे लिए ज्यादा मायने रखते हैं। ये एक भौतिकवादी दृष्टिकोण है। आज हम जो है भौतिकवाद की वजह से, पश्चिम का जो मूल्य है उनकी वजह से, पश्चिम के मूल्यों की वजह से हमारे अंदर जो मानवतावादी मूल्य थे वो कम हुए हैं और उपयुक्तवादी मूल्य ज्यादा आ गए हैं। आज हम रिश्तों का उपयोग करना सीख गए हैं। एंड सेम इज हैपनिंग विद दिस फैमिली एज अ बेसिक इंस्टीट्यूशन। तो इसको जो बेसिक इंस्टीट्यूशन जो है समाज के, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इसको बहुत ज्यादा प्रभावित किया, जैसे हमने पहले कहा। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद का जो समाज रहा वो अलग से समाज था। ऐसे ही कोविड के बाद का जो समाज होगा, पोस्ट कोविड समाज होगा, वो भी अलग तरह का समाज होगा। और इसी तरह का एक बहुत बड़ा चेंज जो अभी 2020 में 2020 में जो आया है वो कोविड की वजह से है। और इसके बाद का जो समाज की संरचना होगी या रचना होगी, दैट विल बी आल्सो ऑलटुगेदर डिफरेंट एज इट वाज अर्लियर, उससे पूरी तरह से अलग हो जाएगा। तो इसी तरह की चीजें जो रही, और कुछ एक मेजर चेंजेस जो थे वो भारतीय समाज में, भारतीय परिवार की जो व्यवस्था थी उसमें आए, जिनको कि हम निम्नलिखित बिंदुओं में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। और ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो चेंजेस हैं, 8 बिंदुओं पे यहाँ डालने की कोशिश की गई है। तो 8 बिंदुओं पे क्या क्या रहेगा उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। मैं आपको थोड़े से बता दूं, मैं नाम बता देता हूं, बाकी डिटेल में हम कल देखेंगे इसको। डिक्लाइन ऑफ जॉइंट एंड एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम। डिक्लाइन, पतन हो गया है जॉइंट फैमिली सिस्टम का आज के टाइम में। संयुक्त परिवार खत्म होने के कगार पे आ गए हैं और उनका हाश जो है वो दिन ब दिन हो रहा है। चेंज इन अथॉरिटी पैटर्न, अथॉरिटी पैटर्न में चेंज हो गया, बदलाव आ गया। चेंज इन स्टेटस ऑफ विमेन, महिलाओं की स्थिति में बदलाव हो गया, चेंज हो गया। चेंज इन इकोनॉमिक फंक्शन, जो परिवार के इकोनॉमिक फंक्शन थे उसमें चेंज हो गया है। फ्री चॉइस ऑफ मेट सिलेक्शन आ गया है। साथी के चुनाव करने में परिवार की ज्यादा आजकल इंपॉर्टेंस नहीं है, नहीं पूछा जाता। बेटा ले आता है कि ले लो मम्मा पापा, आपकी बहू आ गई, आपकी बहू आ गई। बेटी कोई भी फिक्र नहीं, और मम्मी पापा कोई फिक्र नहीं, वो आराम से वो हो रहा है। डिक्लाइन इन साइज ऑफ फैमिली, परिवार का जो आकार है उसमें भी परिवर्तन हुआ है। चेंजिंग एटीट्यूड टुवर्ड सेक्स एंड मैरिज, सेक्स और मैरिज के प्रति हमारा जो एटीट्यूड है वो भी चेंज हो गया पूरी तरह से। एंड डिक्लाइन इन नॉन एसेंशियल फंक्शंस ऑफ फैमिली, जो हमने फैमिली कॉन्सेप्ट जब पढ़ रहे थे उसमें हमने एसेंशियल और नॉन एसेंशियल फंक्शन की बात की थी। तो नॉन एसेंशियल फंक्शन जो थे वो सारे के सारे आज चेंज हुए हैं। कल इन्हीं 8 पॉइंट को हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे और फिर देखेंगे कि उस मंथन से क्या निकलता है। इसी के साथ आज का ये जो है, इसे हम किसी को समझ नहीं कुछ आया हो तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं 1 आध मिनट के लिए, और नहीं तो आज इसको हम खत्म करेंगे। और मैं इसकी रिकॉर्डिंग चलिए ठीक है, तो हम आज इसी को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। और अभी ये क्लास जो है कल इसी के आगे हम लेने की कोशिश करेंगे। सभी अपने अपने कैमरा ऑन करेंगे।